नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी अरुण वर्मा। आज चर्चा करेंगे सेविंग्स पर, यानी कि कहां निवेश करें और अगर आपने निवेश किया है तो क्या सही गति में आपका निवेश चल रहा है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। चलिए एक नजर डालते हैं क्या रहेगा शो में खास, यानी आज का ऑन द शो क्या कहता है। आज सेविंग्स पर चर्चा हो रही है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर आप PF खाता खोलने जा रहे हैं तो कैसे खोलना होगा खाता, आपको प्रक्रिया क्या है वो भी हर्षवर्धन से जानेंगे। और बैंक FD पर कितना लोन आप ले सकते हैं उस पर भी गौर करेंगे। सवाल अगर आपको भेजने हैं, सेव लिखकर आप अपना सवाल 57575 पर भेज सकते हैं। साथ ही आप मेल ID नोट करें, moneyguru@zenetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। अपना फोन नंबर जरूर लिखें मेल में ताकि आपके कार्यक्रम में हम आपका सवाल शामिल कर पाए। फिलहाल आज सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। हर्षवर्धन, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में और अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक इन्वेस्टर का प्रोफाइल अलग, उसकी जरूरत अलग। ऐसे में कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए जो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ फायदा पहुंचा सकता है उन्हें। वेल पल्लवी, अभी हमारे पास एक ऑप्शन है, हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में हैं, तो हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, ये FMPs के नाम से जो जाने जाते हैं, काफी लॉन्च होते हैं अराउंड द लास्ट वीक ऑफ मार्च। अब इसका कारण ये है कि अगर आप 370 डेज या 380 डेज के अगर FMPs लेते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्निकली 2 फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस करता है। हालांकि आपने इन्वेस्ट किया है फॉर लिटिल ओवर 1 ईयर, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स हैं वो आपको 2 फाइनेंशियल ईयर्स के मिलते हैं। ये कैसे वर्क करता है वो मैं बताना चाहूंगा। आप एक जो भी डिपॉजिट करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं वो FMP में, आपको ये 2014 गिना जाता है आपका इन्वेस्टमेंट ईयर। 2014-15 फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट होता है और आपका मेच्योरिटी जो है वो अप्रैल 2015 में होता है। तो इस प्रकार आपने 2 फाइनेंशियल ईयर्स क्रॉस किया है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स जो है वो आपको 2 फाइनेंशियल ईयर के मिलते हैं। एक उदाहरण मैं बैक डेटेड के उदाहरण देके आपको बताता हूं। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा 1 लाख रुपए 2011 में और 2013 में वो अगर विड्रॉ करते हैं और उनका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया है 1,20,000 रुपए, तो उनका जो प्रॉफिट है वो है 20,000 रुपए। जो टैक्स भरना है इन्हें 20,000 रुपए पे भरना है। लेकिन क्योंकि एक डेट प्रोडक्ट है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फायदा आपको मिलता है, आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं और इसकी टैक्सेशन जो होता है वो अलग तरीके से होता है। अभी अगर यही एग्जाम्पल लेते हैं 1 लाख और 1,20,000 का, तो हम एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2011 का कंसीडर करते हैं और ईयर ऑफ सेल जो है 2013, उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कंसीडर करते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल जो 2013 है उसको हम डिवाइड करते हैं CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेस जो है 2011, और ये जो आपका कॉस्ट था उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं। सो यही उदाहरण में आपका जो 1 लाख रुपया है उसका इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके जब हम कैलकुलेट करते हैं उसका हो जाता है 1,19,618 रुपए। तो जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सिर्फ आएगी 382 रुपीज। तो जो टैक्स आपको भरना है वो 382 रुपीज पे भरना है और 20% टैक्स भरना है विच इज 77 रुपीज। तो आप अगर देखेंगे तो लगभग ये आपका जो पूरा गेन है, जो भी प्रॉफिट आपने किया है, पूरा टैक्स फ्री हो गया है। सो ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है ये आप अभी मार्च के एंड में ले सकते हैं और अपना निवेश जब करते हैं आपको वर्चुअली टैक्स फ्री रिटर्न्स आप पा सकते हैं। चलिए, तो अगर ये जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं हर्षवर्धन आप, तो डबल इंडेक्सेशन का फायदा उठा पाएंगे क्योंकि 2 फाइनेंशियल ईयर्स आप इंक्लूड कर पाएंगे। काफी फायदेमंद टिप रहा ये आज हर्षवर्धन की तरफ से। और आप शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और सबसे पहला सवाल ईमेल के जरिए ले रहे कमलेश जी का सवाल है, गुड़गांव से इन्होंने पूछा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं इन्होंने, इनफैक्ट अपने फंड्स भी बताए हैं मेल के जरिए। इन्होंने कुछ 4 फंड्स जिक्र किए हैं। ICICI फोकस ब्लू चिप जिसमें 2,500 रुपए प्रतिमाह इन्होंने शुरुआत की है SIP की, साथ ही SBI इमर्जिंग फंड उसमें भी लगभग इतना ही अमाउंट है, और 2 और फंड्स ITFC प्रीमियर इक्विटी, ICICI डायनामिक रेगुलर। हर्षवर्धन, आपसे जानना चाह रहे हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो आपके सामने है कैसा आपको लग रहा है, और अगर लॉन्ग टर्म नजरिया हो तो क्या कुछ बदलाव की इसमें जरूरत है? देखिए पल्लवी, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हर महीने का 10,000 रुपया कर रहे हैं और इन्होंने 4 स्कीम्स सिलेक्ट कर रखी है। एक लार्ज कैप है, 2 इनकी मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करता है और एक लार्ज एंड मिड कैप में करता है। तो उस लिहाज से एक चीज अच्छी है कि इन्होंने सिर्फ 4 फंड्स में निवेश किया है, और दूसरी बात है कि थोड़ा सा डुप्लीकेशन है, लेकिन जो भी चारों स्कीम्स इन्होंने सिलेक्ट की वो बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। तो फिलहाल ये चारों स्कीम से बने रह सकते हैं और इसी प्रकार अपना इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं।
जब आगे जाके इन्हें कोई इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना होगा, जब इन्हें और एसआईपी करनी होगी, तब ये उस समय ये रिव्यू करके जो भी चेंजेस करने हैं उस समय करें, अभी नहीं। अभी ये बने रह सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो कौन कौन सी कैटेगरीज है वो हर्षवर्धन ने आपको बताई है कमलेश, और उम्मीद है कि आप इस पोर्टफोलियो को थोड़ा लंबे समय के लिए बनाए रखें, क्योंकि फंड्स का जो सिलेक्शन है वो काफी अच्छा है। इसलिए हर्षवर्धन की तरफ से भी थम्स अप है इन सभी फंड्स को। फिलहाल कोई नया फंड अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल ना करें, लेकिन समय आने पर आपको जब लगेगा तब आप इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल कंटिन्यू विद दिस पोर्टफोलियो, यही हर्षवर्धन की राय रहेगी। कुछ और दर्शक भी हैं, उनसे अब बातचीत करते हैं। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता फोन लाइन पर हैं दिल्ली से। नमस्कार हिमांशु जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैम बताइए। मैं एक 2 से 3 हजार महीने का कोई सिप प्लान लेना चाहता हूँ जी, तो मेरे लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा? ओके और क्या पर्पस है? आपने बताया 5 साल के लिए आप करेंगे निवेश। व्हाट इज द Yes, ma'am. पर्पस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट? मैम जस्ट फॉर सेविंग। ओके, तो 5 इयर्स क्यों? थोड़ा लंबे समय के लिए आप क्यों नहीं इसको करना चाहते? मैम लंबे समय के लिए कोई अच्छा है प्लान तो मैं उसे इन्वेस्ट करने को प्लान से हिमांशु आप इंश्योरेंस प्लान की बात कर रहे हैं, किस तरह के प्लान की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक्चुअली मेरे को अप टू 5 इयर्स मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए वैसे बेसिकली मेरे को चाहिए कोई प्लान। ओके, मैं 2 to 3 अपने बारे में हिमांशु आप थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप खुद का कारोबार करते हैं, कौन से मतलब बिजनेस को आप बिलोंग करते हैं, क्या एग्जैक्टली आपका प्रोफाइल है? हाँ, मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, मेरा फर्निशिंग गुड्स का बिजनेस है। ओके, तो मैम वैसे मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी चीजें कर रखी है। मैंने एसबीआई का इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, एलआईसी का ले रखा है, मतलब बहुत सारे मैंने, बाकी इक्विटी में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। क्या शेयर्स वगैरह खरीदते हैं आप? यस मैम। चलिए ठीक है। कुछ म्यूचुअल फंड्स की आप बात कर लेते हैं, क्योंकि मनी ग्रुप हम कोशिश करते हैं कि आप जोखिम से थोड़ा सा मतलब बचे रहें, लेकिन फिर भी इक्विटी एक्सपोजर का फायदा जरूर आप उठाएं। तो हर्षवर्धन, कैसे इन्हें अपना पोर्टफोलियो बनाना है? प्रोफाइल इन्होंने आपसे भी शेयर किया कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का कारोबार कर रहे हैं, सालाना करीब 5 लाख इनकी आय है और अगले 5 सालों के लिए 2 से 3 हजार रुपए हर महीने निवेश करना चाहते हैं। कैसे आगे बढ़ना होगा? वेल हिमांशु जी, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है वो 5 इयर्स का है और आप जोखिम लेना चाहते हैं, आपके इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो आपके पास है ऑलरेडी, जो डेट की तरफ ऑलरेडी झुकाव है उसका, आप इक्विटीज में एक्सपोजर यस ले सकते हैं। इक्विटी में जब आप एक्सपोजर लेते हैं आप एसआईपी के जरिए करिए, क्योंकि एसआईपी हम जानते हैं कि एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा आपको देता है। आप हर लेवल जो मार्केट में है उसमें आप निवेश करते हैं, तो एक स्कीम आइडेंटिफाई करके आप उसमें एसआईपी के जरिए निवेश करें। आपका जो 2 या 3 हजार रुपया है, स्कीम जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो है एक पैसिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड है, इंडेक्स फंड। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड, बीएसई सेंसेक्स प्लान। इसमें आप हर महीने का 2 या 3 हजार रुपए जो भी आपको निवेश करना है आप इसमें कर सकते हैं। और सिर्फ ध्यान रखिए कि ये एक पैसिवली मैनेज फंड है, तो इसके जो चार्जेस होते हैं वो भी कम है। अगर जो भी एक्सपेंस रेशियो कम है उसमें आपको कम होने का फायदा ये है कि आपको डायरेक्ट उसमें रिटर्न्स में आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपके रिटर्न्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं उस तरीके से। जो पोर्टफोलियो का जो बास्केट बनता है वो पूरा जो सेंसेक्स 30 कंपनी है वही बनता है। तो आप ये पैसिवली मैनेज लार्ज कैप फंड में से निवेश करना शुरू कर सकते हैं और 5 साल कम से कम होल्ड करिएगा और फिर उसके बाद कॉल लीजिएगा कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं। अगर आप लंबे अरसे तक कर सकते हैं तो और भी बेटर है, आपको इक्विटीज लंबे अरसे में बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो ये सब ध्यान रखते हुए आप अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए और 5 साल के ऊपर अगर आप निवेश कर सकते हैं या अप टू 5 इयर्स आप एक इंडेक्स फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे हम देख पा रहे हैं इसका रिपोर्ट कार्ड, पिछले 5 साल के अंदर एनुअलाइज बेसिस पे करीब 19% का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने शो किया है। लेकिन जैसे आपने बोला कि मार्केट जैसे रैली करेगा तो इंडेक्स फंड्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन उसमें रहता है। तो अगर 5 साल से कम की अवधि देखी जाए, मतलब लेकिन 1 साल से ज्यादा यानी जो बीच का समय है 3 साल तक की अवधि, इस पर्टिकुलर फंड ने करीब 6-6.5% का रिटर्न शो किया है। ओवरऑल आपने इस फंड को क्यों चुना है, मतलब इस कैटेगरी को चुनने की क्या वजह है जो आप हिमांशु को रेकमेंड कर रहे हैं? वेल पल्लवी, कारण एक सिंपल सा है कि आप इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप जब एक एक्टिवली मैनेज फंड लेते हैं वो बेसिकली ऐसा होता है कि वो उसमें फंड मैनेजर और फंड हाउस जो है अपनी डिस्क्रिशन यूज करके काफी जो पोर्टफोलियो है वो बनाता है। जब आप नए इन्वेस्टर हैं आपको ये सिलेक्ट करना मुश्किल होता है कि कौन सा फंड मैनेजर आगे जाके आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, फंड के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं और उस बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जब आप नए होते हैं मार्केट में, एक आपको मार्केट का, म्यूचुअल फंड की वर्किंग समझनी है, आपको मार्केट का समझना है और फिर आपको फंड मैनेजर भी समझना है। तो ये चीज को हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देते हैं कि आप फंड मैनेजर का जो रिस्क है वो हटा दीजिए, आप मार्केट का जो रिस्क है वो आपको लेना है।
आपको जो इन्वेस्टमेंट करना इक्विटी में एसआईपी के जरिए आप जब एक लार्ज कैप फंड में करते हैं, सेंसेक्स जब आप देखते हैं तो बहुत सिंपल होता है ट्रैक करना। अगर मार्केट बढ़ रहा है, एक रिटेल इन्वेस्टर जानता है उसने कमाया है। ऐसा कई बार एक्टिव फंड्स में देखा जाता है कि मार्केट बढ़ रहा है लेकिन फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि जो उनका स्टॉक सिलेक्शन होता है वो शायद मार्केट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर अगर शुरू कर रहा है तब इसके लिए उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि जब वो सिंपल सा एक इंडेक्स फंड ले ले, उसे ट्रैक करना आसान होता है, खर्चे जो उसके फंड मैनेजमेंट कॉस्ट है वो कम है, सो डायरेक्टली रिटर्न्स में वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यानी फर्स्ट टाइम क्योंकि आप निवेश कर रहे हैं तो ये एक फंड है जो आप चूज कर सकते हैं हर्षवर्धन की तरफ से। 2 से 3 हजार रुपए जितने भी आप एसआईपी में लगाना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर फंड को आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और इसके रिटर्न्स को भी आप देखें, 1 साल के अंदर करीब 15% का रिटर्न, 3 साल में हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन ओवर द लॉन्ग टाइम 5 साल के अंदर करीब 20% तक का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड में मिला है। कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे, लेकिन आपको बता दें आप एसएमएस या ईमेल के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। हर्षवर्धन से बातचीत हमारी जारी रहेगी, चल लौटते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज सेविंग्स पर चर्चा हो रही है, यानी आपके निवेश के कौन से विकल्प बेहतर रहेंगे आपके लिए, लंबी अवधि हो या छोटी अवधि, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करें। हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगले दर्शक प्रशांत मोहन कल्याण से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार प्रशांत जी, आपने कुछ अपना पोर्टफोलियो आप बताना चाह रहे हैं, इनफैक्ट आप अपने बच्चे के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, आप डिटेल्स में और पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। गुड इवनिंग मैडम, मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ। मुझे ये जानने का था कि मेरी 3 साल की बच्ची है, उसके लिए कौन सा चाइल्ड प्लान अच्छा रहेगा और मैं 25,000 तक प्रीमियम पे कर सकते हैं। ओके, चलिए, यानी बच्ची छोटी है जैसे आपने बताया, तो लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक आप प्लान कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम के लिए मैडम। चलिए, आप फोन लाइन पर बने रहिएगा, डिस्कनेक्ट मत करिएगा। हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ है आपके इस सवाल को एड्रेस करने के लिए। हर्षवर्धन, जैसे इन्होंने बोला इनकी एज भी काफी कम है, 30 इयर्स जैसे ही बता रहे हैं, बच्ची छोटी है, उसके लिए प्लान करना चाह रहे हैं चाइल्ड प्लान, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लान्स हैं और इस बीच 1 जनवरी से काफी सारे प्लान रिवाइज भी हुए हैं। ऐसे में क्या सिर्फ चाइल्ड प्लान को लेकर, एक चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान को लेकर ही पोर्टफोलियो बनाना ठीक है, या फिर आप सजेस्ट करेंगे कि इनके पेरेंट्स को इनफैक्ट पहले अपना बीमा करवाना चाहिए? एब्सोल्युटली राइट पल्लवी। अगर प्रशांत जी, आपको मैं एक आप ये समझ लें कि कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आप जब निवेश करते हैं रिटर्न्स कम होता है, तो ये एक फंडामेंटल आपको एक पॉइंट है जो ध्यान में रखना होगा। अगर आप ये रिटर्न्स के जरिए ऑब्जेक्टिव से ही कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको रिकरिंग डिपॉजिट म्यूचुअल फंड्स में जो इक्विटीज हैं या पीपीएफ, ये सारे आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कंसिडर करने होंगे। जहां तक चाइल्ड प्लान का सवाल है, जैसे पल्लवी ने बताया, 1 जनवरी 2014 से आईआरडी की जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से कंपनीज को नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने थे, तो इनमें अभी तक चाइल्ड प्लान लॉन्च हुए नहीं है, तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा जब तक आप ये एक चाइल्ड प्लान खरीद सकें। जब भी आप चाइल्ड प्लान खरीदेंगे, खाली आपको 2-3 फंडामेंटल पॉइंट्स बता देता हूं जो आप ध्यान में रखिएगा। पहला ये है कि चाइल्ड प्लान में कई इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो आपको चाइल्ड की लाइफ पे इंश्योरेंस देती है और इन्वेस्टमेंट भी उनके नाम से होता है, लेकिन आप जब चाइल्ड प्लान खरीदें तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि लाइफ कवरेज जो है वो आपकी लाइफ पे होना चाहिए, ना कि बच्चों की लाइफ पे, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव सर्व नहीं करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें डबल बेनिफिट्स आते हैं। एक है, अगर कोई भी कारण से पेरेंट की डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली सम इंश्योर दिया जाता है, और जब चाइल्ड जो आपके ओरिजिनली आपने चाइल्ड की एज जो सोची थी, जो 21-22 साल की उम्र में पैसे आने चाहिए, तब वापस आपको दूसरी टाइम पैसे मिलने चाहिए, तभी चाइल्ड प्लान का फायदा है, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई कारण से जो अर्निंग मेंबर है, जो पेरेंट है, उनकी अगर डिमाइस हो जाती है तो प्रीमियम भरना आगे से बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे भी इनकम कम हो जाती है, और आपका कोई प्रीमियम का कमिटमेंट अगर आपकी फैमिली पे रहता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है फैमिली को एक फाइनेंशियल बर्डन और कमिटमेंट लेके उस पर प्रीमियम भरने के लिए। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा और इसी बेसिस पे आप एक चाइल्ड प्लान शॉर्टलिस्ट करिएगा जब ये लॉन्च होते हैं। इन एनी केस मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एक टर्म प्लान अपनी लाइफ पे जरूर लीजिए। आप 50 से 75 लाख का कवर अगर लेते हैं तो आपका प्रीमियम लगभग 8 से 10 हजार रुपया साल के प्रीमियम में आपका खुद की लाइफ कवर हो जाएगी। सो ये एक आपको डेफिनेटली लेना है। और एडिशनली जो सेविंग्स के लिए है, या तो आप चाइल्ड प्लान चूज करिए जब एज एंड व्हेन दे आर लॉन्च्ड, और ये फीचर्स को ध्यान में रख लीजिएगा, या तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी करके आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये कॉल जो है, ये डिसीजन जो है वो आप उस समय लीजिएगा जब आपके पास दोनों ऑप्शंस सामने हो, चाइल्ड प्लान एंड म्यूचुअल फंड्स।
यानी कि आप प्लान क्यों ले रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। और बिल्कुल सही हमारे एक्सपर्ट की तरफ से राय है बाकी व्यूअर्स के लिए भी कि केवल आप एडवर्टीजमेंट्स देखकर आप कोई चाइल्ड प्लान लेने की ना सोचें। रिटर्न्स के लिहाज से वो सही चॉइस नहीं होंगे। अगर आपको बीमा कवर ही लेना है तो पहले आप अपना इंश्योरेंस कराएं, उसके बाद आप उसके अलावा अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स लंबी अवधि के लिए, क्योंकि अगर बच्चे के लिए प्लानिंग करनी है तो जाहिर है कि 10 से 15 साल या उससे ज्यादा लंबी अवधि के लिए आप प्लान कर रहे होंगे। तो ये दो तरीकों से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। और प्रीमियम वेवर एक फीचर होता है, वो जरूर आप चेक कर लें कि जो भी आप चाइल्ड प्लान चूज कर रहे हैं क्या उसमें प्रीमियम वेवर का ऑप्शन है कि नहीं। यानी कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद जो प्रीमियम्स का बर्डन है वो आपकी फैमिली पर नहीं आएगा। फिलहाल एक और दर्शक है अरुण यादव हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। नमस्कार अरुण, बताइए सर, आपने कुछ मेंशन किया था, आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ रुख करना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर, अपना सवाल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। सर गुड इवनिंग, मैं अरुण कुमार बोल रहा हूँ राजस्थान से। बताइए सर। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी जो एनुअल सैलरी है सर वो 5 लाख है जी। मैं सर आने वाले 5 साल में अपने लिए एक घर परचेज करना चाहता हूँ और होगी अराउंड 15 से 20 लाख के आसपास। ओके ओके। तो सर मैं आपसे, मेरी एज है 30 है, तो सर मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ सर, इसके बारे में कुछ जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, हर्षवर्धन सवाल का जवाब देंगे। हर्षवर्धन जैसा ही बता रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, इन्हें एक घर खरीदना है 15 से 20 लाख रुपए तक का और समय इनके पास थोड़ा कम है। जैसा बता रहे हैं 5 साल के लिए प्लान करना है, कहां पर निवेश करें और कैसे निवेश करें? वेल अरुण जी, आपके लिए सुझाव ये रहेगा कि आप एक बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट शुरू करिए। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप 5 साल का समय है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका मैं कारण आपको बताना चाहता हूं कि जब आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, आपको ये श्योरली मालूम होगा कि 5 साल बाद आप कितनी राशि जो है वो जमा कर पाएंगे। आपको इक्विटी में डेफिनेटली आपको नहीं करना है क्योंकि 5 साल का टाइम होराइजन है आपका। बैलेंस्ड में और या डेट फंड में अगर आप करते हैं तो एक उसमें एक वेरिएबिलिटी होती है कि आपको कोई भी अश्योर्ड रिटर्न नहीं दिया जाता। आपको ये बताया नहीं जाएगा कि आपको ये मालूम भी नहीं होगा कि 5 साल बाद आप कितना इकट्ठा आपका पैसा कितना इकट्ठा होगा। तो ये एक थोड़ी टेक्निकल इशू है क्योंकि आपका इतना स्पेसिफिक टाइम होराइजन है और स्पेसिफिक गोल है। मैं आपको सुझाव दूंगा कम रिटर्न मिलेंगे लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में करिए और तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी देता हूं, अगर आप कंफर्टेबल हैं वो वेरिएबल रिटर्न से और अगर इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसे लगता है कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो आपको डेट फंड्स में ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप बिरला सन लाइफ की डायनेमिक बॉन्ड फंड कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखिए कि जो रिटर्न्स है वो वेरिएबल है, फ्लक्चुएटिंग है। 5 साल के एंड में आपको क्या मिलेगा वो एग्जैक्टली आपको अनुमान आज नहीं लग सकता है, ये वेरिएबिलिटी रहेगी। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर है। जो आपका फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं उसकी जो भी इनकम होगी वो आपके इनकम से आपके जो स्लैब में गिनी जाएगी और इनकम टैक्स आपको पूरा भरना होगा। डेट फंड्स में आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का प्रेफर्ड टैक्सेशन होता है, 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% विद इंडेक्सेशन। तो अगर हम देखें झुकाव पूरा म्यूचुअल फंड की तरफ है, लेकिन एक उसमें शॉर्ट कमिंग है कि वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता नहीं पाएंगे। तो ये डिसीजन आप लीजिए आपको क्या करना है। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। चलिए, तो आपको दोनों ही ऑप्शंस हमारे एक्सपर्ट ने दिए हैं। डिपेंड करेगा कि आपको कितना जोखिम लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना हो। कि डेट फंड्स की अगर आप बात करें, बिरला सन लाइफ का डायनेमिक बॉन्ड फंड है जिसने करीब 1 साल के अंदर 6.5% और पिछले 3 साल में 9% का इक्विवेलेंट जो भी बैंक FD RD में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन जैसे हर्षवर्धन ने बताया, टैक्स के लिहाज से म्यूचुअल फंड्स एक बेटर ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और आपको एक फिक्स रिटर्न चाहिए तो आप बैंक में RD अभी से खोल सकते हैं। कुछ ईमेल्स को शामिल करने जा रहे हैं। राजन का सवाल ले रहे हैं दिल्ली से। इन्होंने पूछा है PPF खाते के बारे में। इन्होंने मेंशन किया है कि जिस ये JNK बैंक में इनका शायद खाता है, वहां पर क्या PPF का खाता खुल जाएगा, और साथ ही NPS भी खुलना चाह रहे हैं। क्या प्रक्रिया है दोनों ही चीजों की? पहले PPF पे बात करते हैं। हर्षवर्धन। वेल पल्लवी, जहां तक हमारी नॉलेज है JNK बैंक आपका PPF अकाउंट नहीं खोलते हैं। लेकिन अगर ये चाहे तो दूसरी बहुत सारी ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो दूसरी हैं, या तो पोस्ट ऑफिस में अपना PPF अकाउंट खोल सकते हैं। जहां हम बैंक्स की बात करते हैं, SBI एक बैंक है जो आपको जम्मू एंड कश्मीर में भी मिल जाती है, आपको और भी दूसरी जगह पूरे देश भर में उनके ब्रांचेस हैं। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना PPF अकाउंट खोल सकते हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना होगा कि हर ब्रांच जो स्टेट बैंक की है उसमें भी आपका अकाउंट नहीं खुलता है। सो जहां पे PPF अकाउंट ओपनिंग ऑथराइज्ड है वही ब्रांच में आप अपना PPF अकाउंट खोल सकते हैं। प्रोसेस सिंपल है, आपको एक फॉर्म भर के आप बैंक में जाएंगे, फॉर्म लेंगे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, आप अपना एक ID प्रूफ है वो लेके जाइए, एड्रेस प्रूफ लेके जाइए और फोटोग्राफ्स लेके जाइए। तो इस बेसिस पे आपका PPF अकाउंट खुल जाएगा।
एनपीएस भी एसबीआई खोलता है। सो अगर आपके पास आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रोच कर रहे हैं तो वहां पे भी आप एनपीएस का अकाउंट वहीं खोल लीजिए, और प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन एकदम सिमिलर है। आपको यही डॉक्यूमेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपका अकाउंट खुल जाएगा। और अगर इन्हें स्टेट बैंक में नहीं खोलना है और कोई दूसरे ऑप्शंस देखने हैं तो ये पीएफआरडीए की वेबसाइट पे जाके बाकी जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हैं वो डिटेल्स अपनी एरिया के हिसाब से ले सकते हैं और वहां अकाउंट खोल सकते हैं। पीएफआरडीए का वेबसाइट जो है वो है pfrda.org, तो वहां पे जाके उन्हें पूरी लिस्ट मिल जाएगी जहां पे ये अपने अकाउंट खोल सकते हैं। तो यानी ऑथराइज ब्रांच के पास से आपको जाना होगा, अप्रोच करना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी ईमेल शामिल कर रहे हैं बालराम साहू जी का, अमरावती महाराष्ट्र से सवाल इन्होंने भेजा है। एफडी की बात कर रहे हैं, इनके पास 1 लाख रुपए की एक फिक्स डिपॉजिट है, उस पर कितना लोन मिल जाएगा और ब्याज दर क्या रहेगी हर्षवर्धन? वेल बलराम जी, बैंक्स नॉर्मली अप टू 90% जो डिपॉजिट होता है उसका 90% तक आपको ओवरड्राफ्ट या लोन की फैसिलिटी देती है। तो अगर आपका 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है, आपको 90,000 रुपीज आपको ओवरड्राफ्ट के तौर पे मिल सकता है या तो आउट एंड आउट लोन के हिसाब से मिल सकता है। जो ब्याज दर होती है, जो भी आपको एफडी पे बैंक दे रहा है उससे 1 या 2% ज्यादा, 100 या 200 बेसिस पॉइंट ज्यादा लेती है बैंक, और आपको ये लोन या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देती है। अभी आपका रिलेशनशिप आपके बैंक के साथ कैसा है उसके बेसिस पे आप बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं। बैंक 90% से ज्यादा भी देता है, और जो ब्याज का डिफरेंस है वो 1% तक आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप आपके बैंक के साथ कैसा है। तो इस प्रकार आप ये दोनों चीज खाली बैंक से नेगोशिएट जरूर करिएगा कि आपको 90% से ज्यादा मिले और 1% से ज्यादा वो आपसे डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट नहीं ले। तो ये आपके प्रोविजंस हैं। हो सके तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लीजिए, तो आपका ब्याज जो है, जितना दिन आपने पैसे यूज किए उतने दिन का ही आप ब्याज देंगे। चलिए, तो बैंक से संपर्क करके आप अपना पक्ष रख सकते हैं और वहां पर डिटेल्स ले सकते हैं, और हर्षवर्धन ने भी काफी कुछ आपको गाइड कर दिया है। फिलहाल आज के शो में इतने सवाल शामिल कर पाएंगे। हर्षवर्धन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने व्यूअर्स को बता दें, सेविंग्स पर कोई सवाल भेजना है, सेव लिखकर भेज सकते हैं 57575 पर। साथ ही ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं moneyguru@zeenetwork.com। आज क्योंकि मंडे था, सेविंग्स पर हमने चर्चा की। कल जब हम लौटेंगे लोन्स पर बातचीत होगी। इसके अलावा बुधवार का दिन रहता है इंश्योरेंस के नाम, इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवालों को हम शामिल करते हैं। साथ ही हर थर्सडे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवालों को आज शो में शामिल किया जाता है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन फ्राइडे के दिन हम बात करते हैं पर्सनल टैक्सेशन पर, यानी टैक्स से जुड़े हुए सवाल भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, आगे देखिए बिग स्टोरी विद डिबेट। नमस्कार।